जी, राम राम, नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं राजस्थान जीके का एक मॉडल टेस्ट पेपर जो पशु परीक्षर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपसे चैलेंज रहेगा कि आप 40 में से 30 प्रश्न सही करके अगर कमेंट सेक्शन में बता देते हैं तो वास्तव में आपकी तैयारी को मैं यूँ कहूँगा कि राजस्थान जीके की जो तैयारी है वो आपकी बेहतर तैयारी है। दोस्तों देखिए, ये यूँ समझिएगा कि हूबहू मॉडल पेपर है और आपकी आज परीक्षा है और परीक्षा में आप 40 प्रश्न अगर राजस्थान जीके के आ रहे हैं तो आप कितने सवाल सही करते हैं ये देखने वाली बात है, रिजल्ट वाली बात है। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और कंप्लीट देखने के बाद कमेंट करिएगा। और पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको डेली सुबह की क्लास जो है 9 बजे की क्लास आपको अच्छे से मिल सके। और बाकी दोस्तों नोटिफिकेशन जो है देखिए, ये तो आपका पूरा पेपर रहेगा, पुराने पेपर में प्रश्न पूछे गए ये सारे। ठीक है, अब देखिए राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट जो है अपनी गूगल क्रोम पर अगर आप राजस्थान क्लासेज लिखते हैं तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी यहाँ पे, है ना। ओल्ड पेपर की पीडीएफ, राजस्थान जीके की पीडीएफ, मैथ्स की, है ना, बहुत सारी रीजनिंग वगैरह जो भी आपको अच्छी लगे वो पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। राजस्थान 360 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं पीडीएफ कोर्स लेने के लिए और टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए लॉन्च की जाएगी जल्दी। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में वास्तव में जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज करें अपना नाम और ज़िला लिखकर, ताकि हम आपको ग्रुप में भी जोड़ सकें। ओके, और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप कितने सवाल सही करते हैं। आपसे निवेदन रहेगा क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे आप, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो, और लाइक तो करना बनता ही है क्योंकि क्लास बड़ी लाजवाब होने वाली, सुपर फास्ट होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में बौद्धिक संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। गोसुंडा में, ये गोसुंडा नहीं घोसुंडा है, ये ओसिया या नागदा या बैराठ। देखिए गोसुंडा की बात करें दोस्तों, गोसुंडा आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ओसिया की बात करें, ओसिया आपके जोधपुर में पड़ता है, जिसे राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नागदा की अगर बात करें तो नागदा आपके उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, और बैराठ की बात करें, बैराठ आपके जयपुर में, लेकिन अब बैराठ जो है आपके कहाँ पर पड़ेगा वो आप सभी जान चुके होंगे, क्योंकि देखो अभी जो जिलों का हुआ है पुनर्गठन, उसके अकॉर्डिंग जो है हम बात करें तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बैराठ होगा। बैराठ सभ्यता जिसकी बात करें, संबंध है किससे? दयाराम साहनी से जिसका संबंध है। ठीक है, दयाराम साहनी से। ठीक है सर, ओके। अगला सवाल है कि पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल किन जिलों में है? क्रमशः आपसे सवाल किया जा रहा है। पूरा स्थल है ये, ठीक है, और ये पूरा नहीं पूरा स्थल है। ठीक है, यूँ समझिए, यूँ पढ़िए। बागोर, देखिए बागोर आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है सर, भीलवाड़ा हो जाएगा। पहला ही आंसर है, एकदम से सही है, यानी कि भीलवाड़ा जहाँ पर पहले में आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा, सिर्फ यहीं आ रहा है तो सही है। बाकी नाडोल अगर आपको पता नहीं भी था तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नाडोल आशापुरा माता का मंदिर है, नाडोल में, पाली में है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। रूपायन संस्थान जो कि जोधपुर का मुख्य कार्य है, ये देखो रूपायन संस्थान कहाँ पर है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये सर ये जो है ये हमारे कहाँ पे है, बोले सर हमारे वहाँ पे है जोधपुर में, लेकिन ये इसका मुख्य कार्य क्या है? बोले सर मुख्य कार्य है ग्राम उत्थान का। ठीक है, देखिए ग्राम उत्थान का। ठीक है, क्लियर है, ओके सर। अगला सवाल देखिए कि नागानंद रत्नावली व प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? ये बड़ी पुरानी जो है हम बात करें तो ये बहुत पुराने लेख है, ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी हम बात करें तो ये आपका जो हर्षवर्धन सही आंसर होगा। नागानंद और रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक है हर्षवर्धन, याद रखिएगा, कवि हर्षवर्धन। मारवाड़ का प्रताप किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन पथ प्रदर्शक थे किसके? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप जो है कहाँ के थे? आप सभी को विदित है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इनको बूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, बूला बिसरा राजा भी कहा जाता है चंद्रसेन को। ठीक है, बाकी देखो आप सभी को विदित है। राव गांगा के पुत्र हुए मालदेव, मालदेव के पुत्र हुए राव चंद्रसेन, और मालदेव के बड़े पुत्र थे मोटा राजा उदय सिंह, आप सभी को विदित होना चाहिए। निम्न में से किन दो के मध्य अवल बावल की संधि 1453 में हुई थी? प्रश्न के साथ में एक उत्तर देखने को मिल रहा है कि अवल बावल की संधि कहाँ पर हुई थी? बोले सर 1453 में हुई थी, और राइट आंसर जो आपका होगा महाराणा कुंभा और जोधा के मध्य, जोधा के मध्य हुई थी अवल बावल की संधि। ठीक है ना, जो कि जोधा जी की भूआ ने करवाई थी ये संधि। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा।
अगला सवाल है, किशनगढ़ राजस्थान में राठौड़ों की तीसरी रियासत थी। बिल्कुल सही बात है। पहली सर कौन सी थी? पहली जोधपुर थी। सर दूसरी कौन सी थी? दूसरी बीकानेर थी। सर तीसरी कौन सी है? तीसरी किशनगढ़ है। तो चौथी को भी मेड़ता का माना जाता है। तो निम्न में से किसने किशनगढ़ राज्य की स्थापना की? तो सीधी सी बात है, किशन सिंह ने करी थी, है ना। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा, जो कि कहा जाता मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि, और ये सावन सिंह कौन है दोस्तों? आप सभी को विदित होना चाहिए। किशनगढ़ जो है सावन सिंह, जो किशनगढ़ शैली के हम कहें तो ये बड़ी ठनी इन्हीं के समय चित्रित हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। इश्क चमन, मनोरथ मंजरी, नागर समुच्चय, रसिक रत्नावली, विहार चंद्रिका आदि ग्रंथों की रचना किस राठौड़ शासक ने की थी? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सावन सिंह ने करी थी। इश्क चमन, मनोरथ मंजरी, नगर चमुचे या नागर चमुचे, या फिर रसिक रत्नावली या विहार चंद्रिका, ये सभी सावन सिंह ने इसकी जो है रचना करी थी। तो याद रखना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पुरानी परीक्षा में पूछा भी गया है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो आपके 1936 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। बीकानेर मगाराम वेद को हम पढ़ते हैं यहाँ से, बिल्कुल प्रजामंडल में भरपूर इनका सहयोग रहा था। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, नैनूराम शर्मा जी जो थे ये बूंदी प्रजामंडल से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। जोधपुर प्रजामंडल से बोले सर भंवरलाल सराफ, जयनारायण व्यास। ठीक है साहब। बिजोलिया से देखो विजय सिंह पथिक भी थे, सीताराम दास भी थे। ठीक है, और जो माणिकलाल वर्मा भी थे, तो इस प्रकार से थे। और बेंगू आंदोलन में विजय सिंह पथिक शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि गलत है या फिर असुमेलित है? देखो, कृषक आंदोलन है, नेता है। बीकानेर की बात करें, बिजोलिया की बात करें, बूंदी की बात करें, बेंगू की बात करें। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। और जो असुमेलित की अगर हम बात करें ना, तो बीकानेर कृषक जो है नेता नरोत्तम लाल जोशी गलत है। बाकी बिजोलिया में विजय सिंह पथिक थे, बूंदी में नैनूराम शर्मा भी थे, बेंगू में राम नारायण चौधरी थे। बिल्कुल, तो बीकानेर का आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अगला सवाल है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान जो है ना, मानगढ़ धाम जो है, ये किस जिले में स्थित? देखिए नरोत्तम लाल जोशी जी की बात करें, हम बात करते हैं, देखो प्रथम थे ये। अब आपको ये बताना कि राजस्थान में प्रथम व्यक्ति तो इनका किस संबंध में था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ज़रूर बताइएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो है ना, वो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है मानगढ़ को जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। और अगला सवाल है, किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता दूर होती है, या फिर यूँ कह लीजिएगा कि ऊँटों के देवता किन्हें कहा जाता है? तो वो पाबू जी को कहा जाता है मेरे भाई। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। पाबू जी का संबंध कोलूमंड फलोदी से है। ठीक है, कोलूमंड फलोदी देछू से है। और हम बात करें तो ये जो है ये धांधल जी, पाबू जी धांधल थे। ठीक है, इनके पिताजी का नाम। और आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे इनकी बात करें, इनका मंदिर कोलूमंड में है, लेकिन इनके भतीजे जो थे रूपचंद जी जो थे, ठीक है। और देखिए इसमें से थोड़ी सी जो स्टोरी वो यूँ है कि देखिए पाबू जी की बात करें, पाबू जी के भाई का नाम था बूढ़ो जी। ठीक है, और बूढ़ो जी थे, ठीक है ना। तो इनके पिताजी की बात करें, पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़ थे पाबू जी। ठीक है, धांधल जी राठौड़ मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, पेन काम नहीं कर रही। और इनके जो देखो बूढ़ो जी के पुत्र थे, बाबू जी के भतीज थे, वो थे जहड़ा जी राठौड़, है ना। इनको जहड़ा जी कहा जाता है, जहड़ा जी राठौड़। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कैला देवी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, कैला देवी मंदिर की बात करें, जो कि नृत्य के लिए, घुटकर नृत्य के लिए पॉपुलर है, करौली में मंदिर है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जिन्हें देखो एक यहाँ पे लक्की मेला, किसी भी देवी का लक्की मेला अगर है तो वो है सिर्फ कैला देवी माता का लक्की मेला आयोजित होता है। रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पकार कौन था? रणकपुर के जैन मंदिर के मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो जैता थे, गोविंद थे, देपाक थे, या फिर मंडन थे? बोले सर देपाक तो नहीं थे, मंडन थे। अच्छा मंडन थे क्या? तो जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। जैता थे? नहीं सर। चलिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मंडन हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था आपका।
सॉरी मंडन नहीं, दीपाक थे, दीपा जिन्हें हम पढ़ते हैं दीपा है ना, दीपा थे। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर अवस्थित है? वो मंडोर में है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की जो है हम बात करें, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल की बात करें तो यहीं पे है। और 33 करोड़ जो है हम बात करें, लेकिन दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें और इसके अर्थ में, तो 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर की बात करें तो वो जूनागढ़ में है। जूनागढ़ कहाँ पे? बीकानेर में। तो ये भी आप याद रखना, जूनागढ़ किला बीकानेर। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिए ध्यान से, कि राजस्थान निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? निहाल चंद देखिए सावन सिंह के समय का था, किशनगढ़ शैली का चित्रकार था, जो बनी ठनी हम पढ़ते हैं आज भी, बनी ठनी जिस पर डाक टिकट भी जारी हो रखा है राधा किशनगढ़ी के नाम से, तो ये भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता? निम्नलिखित में से किसका चित्रण जो है कपड़े पर नहीं किया जाता? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कपड़े पर नहीं किया जाता। देखिए फड़ का चित्रण कपड़े पर किया जाता है, बिल्कुल सही है, पर चित्र का भी पिछवाई, लेकिन पाने का चित्र जो है कपड़े पर नहीं किया जाता, वो पाने पर ही किया जाता है। कपिल मुनि का मेला जो है ना लगता है, ये कहाँ पे लगता है? देखिए पुष्कर में कपिल मुनि का मेला नहीं लगता। पुष्कर जो है आप सभी को पता है ब्रह्मा जी के लिए पॉपुलर है, और कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत में। आपका ऑप्शन जो है बी आपका सही होगा। कहाँ कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक महीने में कपिल मुनि का मेला कोलायत आपके बीकानेर में पड़ता है। अगला सवाल है, किस क्षेत्र में सीता बाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? इनमें से कौन से क्षेत्र में सीता बाड़ी का मेला आयोजित करा जाता है, ये आप बताइए। किस क्षेत्र में सीता बाड़ी का मेला आयोजित करवाया जाता है? तो ऑप्शन ए हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में भी कहाँ पे? 12 में करवाया जाता है सीता बाड़ी का के मेले का आयोजन। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो राजस्थान में 56 का मैदान जो है ना, ये माही नदी के बेसिन में स्थित है। माही बेसिन में 56 का मैदान, जो कि 56 नदी नालों का जो समूह हम कह सकते हैं, वहाँ पे इस मैदान में एकत्रित हुआ करता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? तो यहाँ पे जरगा, देखो क्या पूछा है, राजस्थान के पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम की बात हो रही है ना। तो देखिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका होगा। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को यूँ पता है, गुरु से दिल जरा ऊंचा रखो, है ना। तो पहले आपका कौन सा रहेगा, फिर कौन सा रहेगा, फिर कौन सा रहेगा, यूं आपको बताना है। देखिए सबसे पहले तो शहर आएगा, गुरु से, है ना, से के बाद गुरु यानी गुरु शिखर, फिर आएगा शेर, ठीक है। उसके बाद गुरु शिखर, देखो गुरु शिखर, उसके बाद शेर, गुरु से दिल, जैसे 2 3 3 दिलवाड़ा लिख देते हैं अपन, गुरु से दिल जरा यानी कि जरगा। तो हम क्या करेंगे अब, देखिए पहले शेर करेंगे। शेर कहीं पे आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है शेर के बाद में कहीं पर भी ऐसा आपको लग रहा है कि दिलवाड़ा आ रहा हो? शेर के बाद में दिलवाड़ा तो कहीं पे भी नहीं लग रहा। तो उसके बाद जरगा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, उसके बाद सज्जनगढ़, उसके बाद तारागढ़। बहुत अच्छा सवाल था आपका। और अगला सवाल है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर, या फिर जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। बिल्कुल सही बात है आपकी, ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर भी सही आंसर होगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अधिक वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है, बीकानेर क्षेत्र में है। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, पार्वती किसकी सहायक नदी है? पार्वती देखिए किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती जो है ये बनास की नहीं होगी, चंबल की सहायक नदी है पार्वती। और चंबल की बात करें, देखिए चंबल स्वयं किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। यस बिल्कुल। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाले सबसे जो लंबी नदी है ना, वो है आपकी बनास नदी, पूर्णतः, ठीक है। बाकी लूणी नदी अगर अब 50 जिले हो जाते हैं, रह जाते हैं, मान लो कोई अब इसमें कोई करेक्शन नहीं होते हैं, तो लूणी नदी 7 जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। चंबल जो कि सर्वाधिक हम कहें तो
देखो सर्वाधिक यूँ कह लीजिएगा कि भाई सबसे अधिक बीहड़ जो है इसी चंबल क्षेत्र में है। और अगर बात करें कामधेनु इसे कहा जाता है, इसे चर्मणवती भी कहा जाता है। इसके और भी हम बात करें तो 3 राज्यों की सीमा बनाने वाली नदी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका बनास या फिर इसे हम दूसरे नामों में वर्णासा भी कहते हैं, वनों की आशा भी कहते हैं। अगला सवाल है BWHW से क्या अभिप्राय है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बोले सर राइट आंसर तो होगा ऑप्शन बी, शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो जलवायु प्रदेश है ना, ये अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में आपका जलवायु से रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। राजस्थान राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत जो है ना सबसे अधिक है? तो वो है आपका जैसलमेर। विषमता ही रहती है लगभग यहाँ पे, तो जैसलमेर हो गया, जैसे अपना बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया। वन वे उनके जिलों को सुमेलित कीजिए। शुष्क मरुस्थल वन कहाँ पे है? सालव वन कहाँ? मिश्रित पतझड़ वन कहाँ है? सदाबहार वन कहाँ है? तो देखिए भैया सदाबहार की बात करें, आपको सिर्फ अगर एक का भी आंसर आपको पता है तो आप सीधा सा कर सकते हैं कि सर सदाबहार वन की बात करें ना, तो ये सदाबहार वन केवल माउंट आबू में ही है, यानी सिरोही में ही है, जो कि 0 कुछ % में है ऑल ओवर राजस्थान की देखें तो ये माउंट आबू 4 लास्ट में 4 कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। चलिए पहले की बात करें, शुष्क मरुस्थलीय वन, मरुस्थल अलवर होगा नहीं, कोटा होता नहीं है, जैसलमेर हो जाएगा मरुस्थल। तो पहले में 3 कहीं पे आ रहा है, 3 इस यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे आ रहा है बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बिना किसी रिस्क लिए ही। बिल्कुल 2 पे आप सही आंसर कर सकते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में निम्न में से कौन सा देश सहायता देता है? ठीक है, यहाँ पे देता है ऐसा लिखना था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान देता है। गधों का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो लूणियावास जयपुर में होता है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल की बात करें तो राज्य में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? और ये सवाल 100% इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी। इस प्रकार के प्रश्न ही आपको 100% पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए 2012 में निःशुल्क पशुधन दवा योजना का शुभारंभ किया गया था। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, देखिए बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इनमें से जो है हम बात करें तो श्रीगंगानगर को लॉक करते हैं, है ना। राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम में है, तो बताइए करिएगा। राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार, तो जनसंख्या सबसे अधिक इनमें जोधपुर में है, बिल्कुल है सब। अलवर होगा या ना उदयपुर? तो अलवर होगा भाई, है ना, फिर नागौर, फिर उदयपुर। तो इस प्रकार से अलवर तो पहले आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, राजकॉम्प क्या है? देखिए दोस्तों RAJCOMP, राजकॉम्प जो है ना ये क्या है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विसेज, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में रेशम कीट पालन सेरिकल्चर उद्योग निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा जिले में सबसे अधिक जो है देखने को मिलता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। राजस्थान में इंदिरा रसोई जो योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था? वर्तमान में अगर बात करें तो एक थाली की जो है 8 रुपये प्राइस है, और इसके संदर्भ में अब जैसे इससे पहले 5 रुपये थी, तो ये करेक्शन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसकी शुरुआत हुई थी 2020 में। अब 2020 में भी कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 में हुई थी। तो याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है, 20/8/2020, बहुत आसान सा सवाल है। कैसे? देखो 8 रुपये है तो 20/8, ठीक है, और कब हुई? 20 को। तो ये बहुत ईजी है, याद रखना। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? कौन सा जो है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, सही है। बाल विवाह को रोकना, ये भी सही है। ये तीनों उद्देश्य है, लेकिन जो नहीं है वो ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है राजस्थान में कब लागू की गई है ह्यूमन के लिए? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 2 अक्टूबर 2011 से, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक होगा। अब एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिसका आंसर आपको देना है, देखिए कि राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद और मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम आपको बताना है। देखो RAC होगा या राजहिक होगा या RFC होगा या रिक होगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान, इतना ज़्यादा हार्ड सवाल है आपका नहीं है।
ठीक है। तो इसका एक तो आंसर आपको देना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप कमेंट करके बताएं। अगर आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहे हैं तो वास्तव में आपको बताना होगा। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो मैंने आपको बताया राजस्थान क्लासेज वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। फ्री कोर्स अवेलेबल करवाया गया है PDF फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में फ्री कोर्स दिया गया है, ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने टारगेट्स स्टडी के नहीं लिए हैं तैयारी के तो आज से ही ले लीजिएगा। कल आपका 1 जनवरी शुरू होने वाला है और उससे पहले एक दिन पहले लिया हुआ टारगेट वो आपका सालों साल तक चलने वाला होगा। तो ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ भी। प्रश्न बैंक आप ले सकते हैं। राजस्थान क्लासेज की एक अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है राजस्थान 360, ठीक है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप 99 का प्रश्न बैंक कोर्स भी आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।